हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सब स्टडी में। दोस्तों तो आज हम चाइल्ड बाल विकास के कुछ 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आपके लिए बताएंगे। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मैं जो भेज रही हूँ इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को प्लीज़ आप दिन में कम से कम 1 या 2 बार रिवाइज करें, जिससे दोस्तों आपकी बाल विकास से संबंधित सारे क्वेश्चंस इतने पक्के हो जाएंगे कि मैं विश्वास दिलाती हूँ कि इनसे ज़्यादा बाल विकास के क्वेश्चन पेपर्स में इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो दोस्तों चलो हम शुरू करते हैं। किसने ये मत दिया कि भाषा विचार की अंत्य वस्तु का निर्धारण करती है? किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंत्य वस्तु का निर्धारण करती है? तो ये आपके वार्फ जो महोदय हैं उन्होंने बताया था कि भाषा जो होती है विचार की अंत्य वस्तु का निर्धारण करती है। जब बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाता है, जो पैर की अंगुलियां ऊपर की ओर जाती हैं और फिर आगे की ओर मुड़ जाती हैं, यह नवजात में हो रही किस प्रक्रिया का प्रतिवर्त का उदाहरण है? तो ये बेबीन्स की प्रक्रिया जो होती है उसमें बच्चा ऐसे करता है। बेबिन्स की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापने की एक निष्पादन मापनी है? निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापने की एक निष्पादन मापनी है? तो वेसलर बुद्धि मापनी है दोस्तों वह चित्रपूर्ति से संबंधित है। चित्रपूर्ति से संबंधित है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है वह होती है दोस्तों 2 से 11 वर्ष की अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। जीन पियाजे महोदय ने बाल विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। 0 से 2 वर्ष की अवस्था को संवेदीगामक अवस्था और 2 से 7 वर्ष की अवस्था जो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। 7 से 11 वर्ष की अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। 11 वर्ष से अधिक की अवस्था जो होती है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। भाषा की सापेक्षता प्रकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? भाषा की सापेक्षता प्रकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? तो वो वॉर्फ महोदय ने की थी। भाषा की सापेक्षता प्रकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? वॉर्फ महोदय ने। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी थी? ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट नामक पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है। किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? तो स्टेनली हॉल महोदय को किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों ये 0 से 2 संवेदीगामक की अवस्था होती है। 2 से 7 वर्ष की अवस्था को प्राक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था तो दोस्तों मैंने ऊपर बता दिया था आपको 11 वर्ष के बाद की अवस्था जो वो होती है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है। हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है। तो दोस्तों आपको मौलिक शब्द से समझना है। मौलिक यानी सृजनात्मक। तो सृजनशील बच्चा कौन सी अवस्था में ज़्यादा होता है? तो वो आपकी बाल्यावस्था होती है। तो हॉर्नी महोदय ने कहा था कि मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास बाल्यावस्था में होता है। प्रत्यक्षात्मक व सांवेगिक गतिक गामक क्षमता परीक्षण हेतु आरंभ में किसने विधि का निर्माण किया था? तो आपकी ये मोंटेसरी मनोवैज्ञानिक जो हैं इन्होंने सांवेगिक गतिक गामक क्षमता परीक्षण हेतु विधि का निर्माण किया था। बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार जीन पियाजे महोदय संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं। जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। यह कथन आपके शॉर्टेन महोदय ने दिया था। शॉर्टेन महोदय ने जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। बालक ने
बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया। किसने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया? तो आपकी मोंटेसरी जो महोदय थी, मनोवैज्ञानिक थी, इन्होंने बालक के प्राकृतिक विकास पर बहुत बल दिया। माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया? माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग आपके ये जो मोंटेसरी टर्मन के द्वारा किया गया। माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग टर्मन महोदय ने बताया था। और टर्मन महोदय ही इन्होंने बुद्धि लब्धि का सूत्र भी टर्मन महोदय के द्वारा दिया गया था। पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? तो पियाजे के अनुसार दोस्तों इस पर ध्यान देना है, 4 से 8 माह यानी महीने में बात कर रहा है। तो कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? तो बच्चा जो होता है आँख और हाथ का संबंधन करना सीख जाता है। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थित्यर्थ के विकास को समझने में सहायता की थी? तो दोस्तों ये पियाजे महोदय हैं और उन्होंने बताया था कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चा वस्तु स्थित्यर्थ के विकास को समझने में सफल होता है। बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है? जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं। तो दोस्तों आप आसानी से समझ जाना है, किशोर अवस्था होती है। बालकों के सर्वतोन्मुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय कौन सा होता है? बालकों के सर्वतोन्मुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय होता है उनका खेल का मैदान, क्योंकि खेल के मैदान में ही बच्चा शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक रूप से बहुत अच्छा महसूस करता है, उसका विकास होता है। छात्र का वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा होता है। छात्र का वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है, वह कौन सा होता है दोस्तों? वह है किशोर अवस्था। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये कथन पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो आप बताइए, क्या पुरुष स्त्रियों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं? नहीं, ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। आजकल आप देख ही रहे हो, महिलाएं भी कम नहीं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है? तो दोस्तों वह है आपकी सत्र परीक्षा। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है वो होता है पूर्व किशोर अवस्था के दौरान। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है तो वो किशोर अवस्था के दौरान होता है। आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, प्राथमिक संरचना माना जाता है। आनुवांशिकता को दोस्तों, आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है स्थिर, क्योंकि माँ बाप के गुण बच्चे में आते हैं तो एक स्थिरपना, हाँ जो माँ बाप के जो गुण होंगे वो जरूरी ही बच्चों में आएंगे, या कि एक स्थिरता का बोध कराते हैं। तो सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है तो वह आपका व्यवहारवादी सिद्धांत। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है दोस्तों? अवधारणाओं का विकास तो आप बौद्धिक विकास को लगाना है। बौद्धिक विकास अवधारणाओं का विकास से संबंधित महत्वपूर्ण भाग है उसका। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं विकास की दर में। विकास की दर में व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो होते हैं एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो दोस्तों प्रतिवर्ती जो है यह मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी? तो दोस्तों ये थी आपकी 4 अवस्थाएं। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है।
पिग हंट के अनुसार की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। तो दोस्तों परिवर्तन शब्द से आप समझ जाना कि एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें शारीरिक परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होते हैं। तो बिग हंट महोदय की जो ये परिभाषा है परिवर्तन शब्द से आपको किशोर अवस्था लगाना है। किशोर अवस्था में ही शारीरिक परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होते हैं। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है तो उसे आप वर्गीकृत करेंगे किसमें? सामान्य बुद्धि का बालक होता है वो, जिसकी बुद्धि लब्धि 105 होती है। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। वो लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में इन्होंने 3 सिद्धांत दिए थे नैतिक विकास के, और उनके 2-2 पार्ट थे, तो 6 नियम हो गए थे नैतिक विकास के। तो उन्होंने नैतिक विकास के लिए कोहलबर्ग को जाना जाता है। हवार्ड गार्डनर द्वारा निम्नलिखित में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। तो हवार्ड गार्डनर के द्वारा सृजनात्मकता को छोड़ करके, सृजनात्मकता आप समझते हो बच्चों, ये बुद्धि का प्रकार नहीं हो सकता है। तूफान की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो तूफान की अवस्था ये किशोर अवस्था है, जो कि स्टेनले महोदय ने किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था कहा है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो मूल्यांकन का उद्देश्य उपरोक्त सभी होता है। बच्चों के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना भी मूल्यांकन है। बच्चा क्या सीखा है यह जानना भी मूल्यांकन होता है। बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना भी मूल्यांकन है। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक प्रक्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो वह आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, क्योंकि 11 से 16 वर्ष का बालक ही अमूर्त चिंतन करता है। कौन सा सीखना स्थायी होता है? कौन सा सीखना स्थायी होता है? तो दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। समझकर जो चीज़ सीखी जाती है वो भूल नहीं सकता बच्चा। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। तो वह विकास की किस अवस्था में है? तो दोस्तों आप समझ जाओगे ये किशोर अवस्था ही होती है, जब बच्चे माँ बाप से भी जवान लड़ाने लग जाते हैं। निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? तो सृजनात्मकता के निर्माण संबंधी जो क्रियाएं होती हैं वो सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है, क्योंकि आप ये बोलोगे कि निर्माण करना तो एक सृजन प्रक्रिया है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये क्या है, बच्चों के मैटर में पूछा है तो बच्चे क्या मकान बनाएंगे? नहीं, वो तो खेल करके सृजनात्मक करेंगे। सृजनात्मकता का खेल खेल में अच्छे खिलौने बनाना और गुड़िया गुड्डेन का खेल, और वो तो ये चीज़ होती है सृजना। भाषण, कहानी लेखन, ये बच्चों की सृजनात्मकता है, ना कि निर्माण संबंधी प्रक्रियाएं। ये बड़ों का काम है। तनावों को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका क्या है? तनावों को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका क्या है? तो दोस्तों ये होता है आपका उदात्तीकरण। उदात्तीकरण जो होता है तनावों को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका है। किशोर अवस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है। किशोर अवस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए अभिप्रेरणा का होना बहुत जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं है? कौन सा शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं है दोस्तों? तो यह आपकी सामाजिक, यह आपका संप्रेषण जो प्रणाली है वो शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं है। निर्देशन दिया जाना चाहिए, निर्देशन दिया जाना चाहिए, निर्देशन दिया जाना चाहिए। तो यह आपके आजीवन दिया जाना चाहिए, क्योंकि निर्देशन की जरूरत सबको होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करता है? तो वह दोस्तों आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था? अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत तो वह है कोहलर महोदय। वर्दीमर, कोफा, कोहलर, ये आपके गेस्टाल्टवादी महोदय, गेस्टाल्टवादी और क्या कहते हैं सूच के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। रॉबर्ट गेने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? तो रॉबर्ट गेने ने क्या कहते हैं अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया था। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। तो दोस्तों ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान प्रश्न है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र किसको बताएंगे? तो वो आपका बालक है। आप बालक के मैटर में बहुत कुछ जानना चाहते हो तो ये बालक ही होएगा इसका आंसर। एक आंतरिक और मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त करती है वो क्या कहलाती है दोस्तों? तो वह कहलाती है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा आपको किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित करेगी। किस अवस्था में स्वसम्मान की भावना
किस अवस्था में स्व सम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? तो दोस्तों, किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा अपना सम्मान की भावना को प्रकट करता है। शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। तो इसमें आपको समझना है, इसमें बालक के समायोजन की बात नहीं कही गई है, इसमें कही गई है कि शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। तो ये तो स्वयं शिक्षक की होगी। समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी, सबसे पहली जिम्मेदारी स्वयं शिक्षक की होगी। तो दोस्तों, धन्यवाद। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।